नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे नए नवेले यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वन डे विद लेजेंड। आज हम अपने लेजेंड के पास आ चुके हैं जिनका सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। तो नमस्कार साथियों, हम पहुंच चुके हैं मनीष जी के पास। तो मनीष जी, आप अपने बारे में बताइए कि आपने कहां से शिक्षा प्राप्त करी और ये सब कैसे शुरू हुआ। आपको भी नमस्कार रमेश जी। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारे स्कूलिंग की, तो मैंने मेरा स्कूलिंग है जो विद्यालय कक्षा 10वीं तक आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के अंदर अध्ययन किया। और इसी दौरान क्या हुआ था कि जो कक्षा 11th और 12th थी वो मैंने किया था कि अपने चोपड़ा स्कूल में, फिर उसके बाद फोर्ट स्कूल में अध्ययन किया। तो बात थी यहाँ पे शुरू होती है कि भाई स्कूलिंग और सारी चीज़ें, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये आती है कि घर में क्या है कि इतना एजुकेशन का माहौल नहीं था। सबसे बड़ी बात ये, पिताजी मजदूर आदमी, कारीगर आदमी, वही सारा सब कुछ, सुबह वो थैली उठा के जाना, फिर शाम को वापस आ जाना। तो मतलब मैं जब कक्षा 10th में भी था तो मुझे एक जनरली बताऊं कि मतलब से डर लगता था। क्यों? क्योंकि फादर क्या होते थे कि अब घर बनाते पूरे, मतलब कि दिन भर ऐसे धूप में काम करते थे, धूप में काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या है कि वो ईंटें और लगा रहे हैं, जो भी सारा सब कुछ कर रहे हैं। तो अब क्या टेंशन रहती है कि अगर जिंदगी में कुछ नहीं किया तो ये क्या करें, कैसे करें। तो वो एक थोड़ा सा क्या कि मन में हमेशा एक हल्का सा डर रहता था। क्योंकि वो इसलिए रहता है क्योंकि हम क्या, हम मतलब सभी लोग जो भी मिडिल क्लास होते हैं वो अपने घर वालों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इसलिए क्या है कि वो इन चीज़ों से हमेशा कहते हैं कि घर वालों की चिंता रहती है। इसलिए कभी न कभी उन इस बातों की वजह से उनको लगता है कि नहीं, मैं थोड़ा सा बीमार हो रहा हूँ, कुछ हो रहा हूँ, लगता है हल्का सा। क्योंकि वो चिंता इन चीज़ों से ज़्यादा मतलब जुझारू रहता है कि कुछ ना कुछ ऐसे उनके मन में चलता रहता है, वो सारी चीज़ें फिर ऐसे। और फिर बात आती है कि भाई डॉक्टरी की, सबसे मेन बात करेंगे डॉक्टरी का, क्योंकि ये मुख्य बात थी कि मैं मेरा बता देता हूँ, मैं मतलब मुझे सिंगर बनना था। मैं सबसे अच्छा, बात बता, आपका ड्रीम था कि आप सिंगर बने। हाँ, क्योंकि मैंने सिंगिंग बहुत की। मैंने भारतीय अच्छा, विकास परिषद में, हमारे स्कूल में जो हमारे जो अध्यापक थे ये हमारे, सपना आपका 10th के पहले का था। हाँ, हाँ। जगदीश जी भैया जी थे हमारे। अच्छा। हम जो आचार्य तुलसी वाले जो भारतीय विकास परिषद, वहाँ पे जाते और काफ़ी कुछ मतलब ऐसे प्राइज जीत के आते, हमारे ग्रुप था। फिर मैंने उसके बाद एक हमारा जो तरंग ऑफ राजस्थान ऐसा कुछ हुआ था, उसमें भी मैं गया था। फिर रीज़न क्या रहता है कि एक समय के साथ में क्या होता है, सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। फिर मैं अभी भी ये करता हूँ कि मैं हर साल एक इंस्ट्रूमेंट खरीदता हूँ सिंगिंग का, और अच्छा। उसको सीखता हूँ, फिर अगले साल दूसरा इंस्ट्रूमेंट खरीदता हूँ। घर में कोई डॉक्टर नहीं था, एजुकेशन का ऐसा कोई माहौल नहीं था। सबसे बड़ी बात थी कि मतलब क्या, मतलब कैसे डॉक्टर नहीं थे, तो सबसे बड़ी इस फील्ड का किसी को नॉलेज नहीं था। नॉलेज नहीं था। तो उसमें क्या कर सकते थे। तो पापा ने तो ये बोला, क्योंकि मेरे जो छोटे भाई थे परमेश्वर, वो क्या है कि मतलब बाई बर्थ फिजिकली हैंडीकेप्ड थे, ठीक है, स्पाइनल बाइफिडा, न्यूरोजेनिक ब्लैडर और काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो अभी तक उनके 10 ऑपरेशन हो चुके थे, 10 ऑपरेशन अभी हो चुके हैं। मतलब उस दौरान फिर क्या हुआ था कि मतलब फादर और मदर कंटिन्यू हॉस्पिटल में, मतलब उनका रहता था सारा का सारा हॉस्पिटल में कंटिन्यू। तो वो आना जाना सारा सब कुछ, तो मेरी भी, हाँ, मतलब आज लिखा कि भाई 1 महीने तक भाई एडमिट है, 2 महीने तक एडमिट है, कंटिन्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, कभी कहाँ, कभी पैरों का, कभी। और उस वक्त हम डॉक्टर नहीं थे, हमें कुछ पता नहीं था, हमें सिर्फ ये सुनना था कि ऑपरेशन है। तो हम सोचते ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन, मतलब तो नाम इतना बड़ा, तो फिर ऊपर से कि काटा पीटी और सब बड़ा ही होगा। तो वो जनरली फिर ये सारी चीज़ें देखते थे। तो उस दौरान क्या हुआ था कि पिताजी की बहुत ज़्यादा डॉक्टरों से जान पहचान हो गई थी, सारा सब कुछ। तो फिर क्या है, इसके अंदर हम अब मतलब उनको पता लगने लगा था कि एक ऐसा प्रोफेशन है कि भैया कि इसके अंदर बहुत अच्छा धार्मिक कार्य कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ें थी। तो इसी दौरान फिर पापा ने क्या एक मन में डिसीजन लिया था कि ठीक है, अपने बेटे को एक डॉक्टर बनाएंगे। उनके मन में ये भाव था। तो फिर उन्होंने क्या, जब मेरी कक्षा 10वीं उत्तीर्ण हुई तो उन्होंने बोला था कि भैया मनीष, ऐसा है कि अपने को डॉक्टर की तैयारी करनी है। हमें कुछ पता नहीं था कि कैसे डॉक्टर और बनते हैं, सारा सब कुछ। तो वहाँ पे फिर मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन मेरा था कि सिंगिंग का था हल्का सा कि भैया अपने को सिंगिंग करनी थी, ऐसा सब कुछ। लेकिन फिर हमें ऐसा लगा था कि सिंगिंग का फिर सारे घर वालों ने भी समझाया, सारा सब कुछ समझाया कि आगे कुछ ऐसा फिर दिक्कत रहेगी सारा, क्योंकि अपने ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है कि सिंगिंग में नहीं जाते हैं। तो फिर तो जैसा कि डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल उठ रहा है मन में कि जैसे कि हम देखते हैं कि पुजारी का बेटा पुजारी बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, मजदूर का बेटा मजदूर बनता है। तो ये जो एक मजदूर का बेटा डॉक्टर बना, ये कैसे बना? तो देखिए रमेश जी, इसके अंदर ये बात है कि मेरे पिताजी ये नहीं चाहते थे कि मैं भी क्या है कि ऐसे कि धूप में काम करूं, ऐसे घर बनाऊं, ईंटें चेपूं, मसाले, ये सारा का सारा वो कभी नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि भाई बच्चे आगे बढ़ें और अच्छा अपना कार्य करें और इतना परेशानी नहीं करें, परेशानी वाला सामने नहीं करें जीवन में। पढ़ाई कर लेंगे तो कुछ कमा लेंगे, मतलब ऐसे कि भाई आगे बढ़ जाएंगे, वरना फिर वही ये सारे हमें कितना मुश्किल पा रहे हैं इसकी। तो मनीष जी, जब आपने सोचा कि मैं डॉक्टरी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो जैसे कि एक समाज में देखते हैं कि कारीगर का बेटा डॉक्टरी शुरू करने वाला है, तो आपके समाज वालों का कैसा रिएक्शन रहा था और उन छोटे छोटे बच्चों को क्या प्रेरणा मिली थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए इसके अंदर क्या कहते हैं कि जैसे आपके कहने का मतलब है कि मैंने अगर जो साइंस ली थी तब का बोल रहे हो, या हाँ, फिर मैंने जो मेरा सिलेक्शन हो गया था तब का? जब से आपने शुरुआत करी थी कि आपको वो थैला नहीं उठाना है या वो कारीगरी नहीं करनी है, हाँ, तब आपके दिमाग में क्या आया था?
देखो मेरे दिमाग में यही था शुरू से कि नहीं अपने को कुछ ना कुछ अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, सबसे मेन मोटो ये था मेरा। वो कि भाई अपने, जैसे मैंने सिंगिंग आती थी, ठीक है, मैंने कहा था सिंगिंग अपन अपन जब डॉक्टर बन जाएंगे तब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगिंग कोई भागी नहीं जा रही है। लेकिन ये टाइम निकल गया, अगर हमने समय निकल गया तो फिर बहुत कुछ पीछे छूट जाता है। फिर मैंने कहा चल छोड़ो, फिर तैयारी करने में लग गए। तो लेकिन हाँ ठीक है, ये सभी कहते हैं कि जो साइंस ली है, साइंस बहुत मतलब ऐसे ऐसे मतलब उस वक्त शब्द होते थे बहुत खतरनाक हो गए, हाँ, साइंस से मतलब सबको डर लगता था। डर लगता है जो भी है कि भाई ऐसे जरूरी नहीं आप साइंस कैसे पढ़ लेगा क्या, ये सारा सब कुछ। ये तो देखो हर जगह होती है, हर बच्चे में, क्योंकि हम किसी की भी सीमा होती वो मतलब ऐसे आंकलन नहीं कर सकते। महाराणा प्रताप का चेतक का जो घोड़ा था वो इतनी लंबी छलांग लगा दे, क्योंकि उससे पहले उसने छलांग लगाई नहीं थी। तो सबसे पहले क्या चीज है, जब तक कोई कार्य हम नहीं करते तब तक सबको असंभव लगता है, जब हम करने लगते हैं तो सबको संभव करने लगता है। और फिर धीरे धीरे काफी आसपास के परिवार में भी सभी लोगों को एक ऐसे प्रोत्साहन मिला, सभी धीरे धीरे ऐसे तैयारी करने लगे, साइंस और सभी लेने लगे थे काफी तो सारे। सबको लगा कि मनीष जी ले सकते हैं तो मैं भी ले सकता हूँ। हाँ, और इसके अंदर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मैं कोई जैसे कोई ज़्यादा कोई होनहार बच्चा नहीं हूँ। सबसे पहली बात, मैं एवरेज बच्चा हूँ हमेशा की हमेशा से। हाँ, जब था कि जब मेहनत करनी थी तब मेहनत करते हैं, तब उस वक्त हमें, क्योंकि हमारे उस वक्त क्या है, जैसे मेरे कोई 10वीं 12वीं में कोई ज़्यादा परसेंटेज नहीं है। जैसे कि मेरे 10वीं में थे 55%, ठीक है, और मेरे 12वीं में थे मात्र 54%, ठीक है। तो ये ज़्यादा मेरे परसेंटेज नहीं थे, और ऐसे ही मतलब मेरा और हमारे सारे ग्रुप में ऐसे था, सबके परसेंटेज का लेवल यही बराबर था, कोई हाई क्लास नहीं था। तो आज भी सब अपनी अपनी जगह में अच्छे हैं, कोई MBBS में आगे पास आउट करके आगे लेक्चरर लग गए हैं, सब बन गए। तो सब ऐसा कुछ नहीं है, तो वो अगर हम मेहनत करें तो सब कुछ पा सकते हैं। बिल्कुल जी, धन्यवाद। जैसे आपने बताया कि एवरेज स्टूडेंट थे, तो मैं बाकी सबसे भी यही कहना चाहता हूँ कि आपके 10वीं और 12वीं के परसेंट मायने नहीं रखते हैं, मायने वो रखता है जो आज आप सोचते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक और मेरा क्वेश्चन है कि आपके पिताजी का क्या रिएक्शन रहा जब आप डॉक्टर बन गए थे? तो रमेश जी, जैसे आपने पूछा था कि भैया आपके पिताजी का क्या रिएक्शन था, तो रिएक्शन की बात आती है, मैंने मेरे पापा को बोला था कि ठीक है पापा, मुझे NIA मिल गया। तो देखो पापा तो अब क्या है कि उनको इतना नॉलेज नहीं था, मैंने उनको बताया था कि भाई जयपुर के अंदर कॉलेज है, बड़ा कॉलेज है, अच्छा है। तब उन्होंने कहा था कि अच्छा ठीक है, NIA मिल गया, चलो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बैजनाथ की कृपा है, बैजनाथ की दया है। फिर उन्होंने ऐसे बोला, फिर बस ये रिएक्शन था, खुश है, कोई ना, सब बढ़िया उसी बस। तो जैसा कि डॉक्टर साहब आपको पता है कि आयुर्वेद कोरोना से पहले इतना चलन में नहीं था, तो फिर आपने पहले ही आयुर्वेद क्यों चुना? क्या आपको पता था कि आयुर्वेद का टाइम आने वाला है? देखिए, ऐसी सबसे बड़ी बात ये होती है कि आयुर्वेद एक बहुत ही पुरातन चिकित्सा पद्धति है। पुरातन चिकित्सा पद्धति है तो ये आज से 5000 सालों से हम मतलब इसी का सेवन कर रहे हैं और इसी के अनुसार चिकित्सा ले रहे थे कि भैया हमारे आज भी हम अपने घर में देखते हैं तो हम निरंतर, हम जैसे सुबह शाम अगर हमारी सब्जी बनती है, एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहूँगा कि वह सब्जी बनती है, सब्जी में भी धनिया, हल्दी, मिर्च, नमक, धाना, दालचीनी, हर चीज़ें लेते हैं। वो सारी औषधीय चीज़ें कि हमारे गुरुओं ने, हमारे आचार्यों ने सोचा कि कैसे न कैसे करके कि धीरे धीरे मानव जाति में जैसे जैसे रोगों का आगमन हो रहा है कि हम कैसे स्वस्थ रहें, निरंतर इनके मतलब डेली रूटीन के अंदर इनके कैसे औषधि इनके अपने आप लेते रहें, इनको पता ना चले फिर भी औषधि के रूप में। तभी ये सब्जी की तरह ऐसी चीज़ें बनाएगी कि इसके अंदर आप देखिए तेल भी है, घी भी है, सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें, जीरा हो गया। तो हम निरंतर आयुर्वेद का सेवन कर रहे हैं, मतलब सारी हमारे आयुर्वेद तो हमारी क्या है कि हमारे ऐसे समझ लीजिए कि हम जब से क्या है कि पृथ्वी का उद्गम हुआ तब से मतलब आयुर्वेद के साथ हम जुड़े हुए हैं, पंच महाभूतों के साथ सारा का सारा। तो वो सारी चीज़ें थी शुरू से। क्या है कि मुझे क्या है कि इन चीज़ों में बहुत रुचि थी, सबसे बड़ी बात है। मैं क्या है कि जब अगर बात की जाती है तो मैं कक्षा 12th में तब भी क्या योगा करता था, ठीक है। अब मुझे नहीं पता था, मैं आचार्य तुलसी समाधि स्थल है हमारे पास में, तो वहाँ पे मैं सुबह 4 बजे ज़्यादा योगा करता था। तो लेकिन कहता नहीं कि आप जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हो या फिर क्या होती है आकर्षण, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, कहीं ना कहीं आप उधर चले ही जाते हो धीरे धीरे करते करते। और मुख्य बात आपको बताना चाहूँगा रमेश जी, सबसे बड़ी बात यहाँ आती है कि मैं, चलो मेरे सारे सर्कल में हम अलग अलग जैसे बने, कुछ सारे MBBS डॉक्टर बने, कुछ वेटनरी डॉक्टर बने, कुछ BDS बने, लेकिन आयुर्वेद का वो डॉक्टर नहीं था। सबसे बड़ी बात है अब क्या होता है कि आयुर्वेद यहाँ पे मेरे बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने बहुत सब कुछ सोच रखा होता है। आज मेरा जो भाई है, जैसे कि उनको बीमार काफ़ी रीनल स्टोन बनते थे, सिस्टाइटिस था, बहुत सारी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा, मल्टीपल डायबिटिक बहुत सारी। तो अब वो एलोपैथी में क्या था कि मैं जब भी मेरे फ्रेंड से डिस्कस करता था तो वो सारे वो ट्रीटमेंट और बता देते थे जो भी होता। लेकिन उस दौरान जब चिकित्सा, क्योंकि जब तक डिग्री चल रही थी तब इतना हम ध्यान नहीं देते थे, धीरे धीरे डिग्री पूर्ण होती गई तब तो हमें क्या और ज़्यादा नॉलेज होता गया, तो फिर वो बताते थे। लेकिन अब क्या होता, फिर मैंने कहा चलो ठीक है अब इनका आयुर्वेद से ही चिकित्सा करते हैं। तो मैं निरंतर आयुर्वेद से फिर इनको, भाई को चिकित्सा देने लग गया, सारा का सारा जितना भी है। तो फिर आज तक उनके क्या है कि काफ़ी इंप्रूवमेंट है, कोई आगे डिजीज़ नहीं बढ़ी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि वरना आज हम सभी एलोपैथी डॉक्टर बन जाते हैं, हमारा सारा फ्रेंड सर्कल, तो मैं फिर आयुर्वेद का ज्ञान किससे लेता। और आज मैं मेरे
बिल्कुल आप जो बात बताएं, और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि आसपास के साथी डॉक्टर एलोपैथी डॉक्टर हैं, तो अब सबको देखो, हमें भी हमें ऐसा कोई भी चिकित्सा पद्धति होती है वो आज विकास के दम पे आगे बढ़ी है, तो कोई भी हम किसी को ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये सही नहीं है। सबकी हमें आवश्यकता पड़ती है समय समय के साथ में, तो सब अपनी जगह बिल्कुल सही है, विज्ञान के तौर पर आगे बढ़ी हर चीज़ है। तो बस आयुर्वेद भी वैसी है, एलोपैथी भी वैसी है, सबको समय के साथ जरूरत पड़ती है तो वैसे लेना पड़ता है। बिल्कुल। तो मनीष जी, मेरा एक सवाल आपसे है कि आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपका जो क्लिनिक का सफ़र कैसा रहा? आपने कैसे सोचा कि बीकानेर में मेरा खुद का क्लिनिक एक होना चाहिए ताकि मैं जनता को उसे लाभान्वित कर सकूं? बिल्कुल, इसके बारे में मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि जनरली क्या होता है कि हमारी जब यूजी कंप्लीट होती है, यूजी कंप्लीट होने के दौरान ऐसा है कि वो ऐसे एक सामने की एक दीवार है कि अब क्या करें। हर बार यही होता है, हर डिग्री कंप्लीट करोगे एक क्वेश्चन है अब क्या करें। चाहे आप 10वीं कंप्लीट करने के बाद भी होता है कि भाई अब क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट लें। वैसे ये है कि भाई डिग्री कंप्लीट हो गई थी, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा ये था, सबसे बड़ी बात ये थी, मैं जैसे कोई आयुर्वेद चिकित्सक देख रहे हैं तो उन्हीं को यही बताना चाहूँगा कि जनरली क्या होती है कि जब भी 5 साल 5.5 साल रहते हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें क्या करना चाहिए हमें, हमारे जो भी कॉलेज के अंदर फार्मेसी के अंदर जो भी मेडिसिन रहती है, हमें क्या करना चाहिए, हमें देखना चाहिए आसपास हमारे घर वाले जो भी बीमार रहते हैं या फिर हमारे घर में किसी को कुछ भी खांसी जुकाम पेट दर्द कुछ भी हो, तो वो आप अपने वहाँ के चिकित्सक को वहाँ से क्या है कि आप प्रिस्क्रिप्शन बना के ले जाएं, उनके लिए औषध ले जाएं। धीरे धीरे करते आपको पता चलता है कि भाई इस बीमारी में कौन सी औषध सही है, इस बीमारी कौन सी औषध सही नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है, सबसे बड़ी बात है। तो ये क्या धीरे धीरे हम ऐसा करता है कि मैं हमेशा घर पे कॉलेज से जब भी आता, एनआई की फार्मेसी है, तो वहाँ से क्या होता है कि अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, गली वालों के लिए, मोहल्ले वालों के लिए दवाई लेके आता है, सबसे मेन बात थी। तो धीरे धीरे आयुर्वेद क्या मुझे पता लगने लग गया। तो इसी दौरान क्या हुआ था कि यूजी कंप्लीट की इंटर्न के दौरान फिर हमने पीजी की मैंने तैयारी की। फिर मुझे लगा कि पीजी के अंदर मेरे 60-61% बने थे, मुझे लगता है कि इस साल अभी नहीं होगा। मैंने बिल्कुल ही उस वक्त एक बार तैयारी छोड़ी, मैंने फटाक से ज्वाइन किया। मैंने पंजाब के अंदर एज एमओ ज्वाइन किया, फिर उसके बाद मैंने सीसीआरएस के अंदर एसआरएफ में हो गया था, मैंने सीसीआरएस ज्वाइन किया जम्मू कश्मीर। तो वहाँ का सफ़र बहुत ही मतलब ऐसे रोमांचक भरा रहा था। वहाँ पे आयुर्वेद की हमने काफ़ी सेवाएं की, और तो हमारे जो डॉक्टर विशिदीप जो डायरेक्टर सर हैं उनके अंडर में काफ़ी कुछ, तो बहुत कुछ सीखा वहाँ पे मैंने। वहाँ पे दूरदर्शन के अंदर मेरे इंटरव्यू भी है, वहाँ पे 2-3 इंटरव्यू भी दिए मैंने, काफ़ी कुछ। तो वहाँ पे क्या हम क्या होता है कि हम गाँवों में हमें जाना पड़ता था, ओपीडी भी वहाँ देखते, तो सारा सब कुछ। कोरोना का काल चल रहा था, सबसे बड़ी बात थी, और सबसे ये 370 हटी थी, तो वो काफ़ी चीज़ें मैंने देखी। लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि आयुर्वेद के लिए यूज करना था, तो गवर्नमेंट इतने फंड दे रही थी उनको, कैसे तुम गाँव में जाते लोगों की सेवा करते, जब लोगों को देते बेस जो हम कहते हैं कि रूट लेवल पे काम होना चाहिए, वहाँ पे उनको आयुर्वेद देते तो उनको आयुर्वेद बहुत अच्छी लगती। तो यही था कि भैया हाँ उनको देते, लोगों को उनसे इंप्रूवमेंट भी होता था, इंप्रूवमेंट बहुत होता। फिर मैंने डिसीजन ले लिया उसके बाद 1 साल बाद कि अब बीकानेर चलते हैं। कोरोना का समय था बिल्कुल, मैं अब कोरोना के समय ही बीकानेर जाएंगे। मैंने वहाँ पे रिजाइन दिया और मैं बीकानेर आके मैंने प्लान कर लिया था क्लिनिक डाला। फिर खुद मैं अब खुद बीकानेर में अपने आयुर्वेद को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, बीकानेर में आयुर्वेद के लिए और क्या क्या कर सकते हैं कि भाई हमारा आयुर्वेद कैसे, क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है मतलब कि इसके अंदर जितना हम अंदर जाएंगे उतने हमें कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा, बहुत सी बीमारियों का इलाज मिलेगा, सारा सब कुछ। लेकिन हमें इसमें कार्य करने की जरूरत है, काफ़ी लोग कर भी रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, और धीरे धीरे ऐसे ही करते रहेंगे। तो मनीष जी, जैसा कि हमें पता है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, आपके देश विदेश और पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी आपसे क्लाइंट जुड़े हुए हैं या आपके पेशेंट जुड़े हुए हैं, तो वो जब पेशेंट ठीक होते हैं तो आपका अनुभव कैसा रहता है, एक बार हमें साझा जरूर कीजिए। देखिए रमेश जी, ऐसी बात है कि कोई भी अगर पेशेंट, अगर किसी भी चिकित्सक का पेशेंट सही होता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, और वो हर कदम धीरे धीरे आगे बढ़ता है। सबसे बड़ी बात है कि भैया आज एक पेशेंट सही हुआ तो वो उस बीमारी में और धीरे और आगे बढ़ा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता रहता है। इसी तो कहते हैं अनुभव कहते हैं। और बहुत अच्छी बात है जो सारे जो पेशेंट मेरे पास अगर ऑनलाइन आते हैं, जो भी पेशेंट बाहर से पूरे इंडिया से आते हैं, ठीक है, अगर फॉरेन कंट्रीज़ की बात की जाए तो कनाडा से, दुबई से, वहाँ से भी बहुत सारे पेशेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम धीरे धीरे, कोई भी चिकित्सक कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, हम निरंतर प्रयास करने होते हैं। वो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है कि मतलब आयुर्वेद के माध्यम से मतलब हम इसको जान, और आयुर्वेद आज पहले की तरह नहीं रहा, आज इतना एडवांस हो चुका है आयुर्वेद की, मतलब हर चीज़। अगर हम सिंपल से कई बार कुछ ऐसे बोलते हैं कि भाई आयुर्वेद कितना फास्ट, आयुर्वेद बहुत फास्ट काम करता है, ऐसा कोई चीज़ धारणा ही नहीं, पहले धारणा ही थी। अगर हम सिंपल से, अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो आप इनो की बात कीजिए, सिंपल इनो की बात करते हैं तो वो भी आप देखिए, अगर आप इसको पीछे घुमा के देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा आयुर्वेदिक फार्माकोपिया मेडिसिन, सारा उसमें डिस्क्रिप्शन। अच्छा, इनो आयुर्वेदिक है? इनो आयुर्वेदिक है, जैसे बोरोलिन बोरो प्लस काफ़ी समय से हम यूज करते हैं, वो आयुर्वेदिक है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं वो आयुर्वेदिक है, हम काफ़ी समय से यूज करते हैं। अब जैसे सिंपल बात लेते हैं, अगर आप सिंपल हम अगर इसबगोल लेते हैं, अब देखिए अगर इसबगोल किसी ने कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, विबंध हो रहा है, अगर वो रात को इसबगोल लेता है तो उसको सुबह क्या मल का त्याग हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि भाई मल का त्याग हो रहा है कि वो 1 महीने बाद हो रहा है, 2 महीने बाद हो रहा है, बिल्कुल। तो इस चीज़ में ऐसा कुछ नहीं है। आप मिर्च खा रहे हो, कभी हल्दी ज़्यादा खाते हो तो पता चल जाता है भाई कितना एक्टिव है, सारी चीज़ है। तो हम
मात्रा सब डिसाइड करनी होती है और आयुर्वेद उसी प्रकार कार्य करता है। तो इसी प्रकार मैं कहना चाहूँगा, कोई भी अगर चीज़ होती है, अगर आप आयुर्वेद के रूप में सेवन करते हो, आप आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह के बिना मत लें, क्योंकि हमें कई बार इन चीज़ों का क्या है, घातक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। सिंपल मैं पूछना, यहाँ पे आसपास बहुत से चिकित्सक होते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। मेरा एक सवाल और है कि आपके आदर्श कौन है और आपको कैसे प्रेरणा मिलती है? देखिए, अगर आदर्श की बात की जाए तो सबके आदर्श अलग अलग रहते हैं, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ आदर्श रहता है। मैं भगवान सूर्य को अपना आदर्श मानता हूँ कि निरंतर मतलब काम करते चलो, प्रतिदिन हम सूर्य उदय होना है, फिर उसके बाद सूर्य अस्त होना है, बिल्कुल कोई किसी प्रकार की देरी नहीं, बिल्कुल निरंतर बढ़े चलो, करते चलो, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। और भगवान सूर्य से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, निरंतर चले रहो, काम करते रहो। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि सूर्य भगवान से आपको प्रेरणा मिलती है, तो मैं भगवान सूर्य से प्रार्थना करूँगा कि आप भी सूर्य की तरह चमके और तेज और प्रकाश हमारे समाज में लाते रहें। तो डॉक्टर साहब, आप अपने आप को 10 साल में कहाँ देखते हैं? देखिए, ये तो क्या है कि आप ये सारी चीज़ें क्या होती है, कर्म पे है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो बहुत ही अच्छा, आयुर्वेद में बहुत अच्छा भविष्य है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कि भाई आप इसको आगे, आपका खुद का जो हॉस्पिटल है उसको आप आगे बढ़ा सकते हो और भी बहुत कुछ कर सकते हो। सारा कि ये डिपेंड करता है कि आप वर्तमान में क्या कर रहे हो। वर्तमान में बहुत अच्छा करें तो आगे का प्लानिंग्स बहुत अच्छी है कि भाई आयुर्वेद में बहुत कुछ बड़ा करने का है, तो आयुर्वेद में कुछ अच्छा करेंगे ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। और सबसे बढ़िया कि हम हमारे जो भारतीय हैं और सभी मानवता की सेवा हो, सबसे बड़ी बात है कि भाई स्वस्थ हो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। तो मनीष जी आज हमारे साथ लेजेंड हैं। तो मनीष जी, एक मेरा सवाल है कि जीवन में व्यक्ति कभी ना कभी गलतियां करता है, तो आपकी क्या पुरानी गलतियां रही है जिनसे मेरे व्यूअर्स जो कुछ सीख सकते हैं, उनके बारे में आप ज़रूर बताइए। देखिए, गलतियों की बात की जाती है कि इंसान को, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि गलतियाँ इंसान जब तक नहीं करेगा सीखेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि हम अगर असफलताएं हर इंसान को बहुत से ज़्यादा ही मिलनी चाहिए, तब जाके उसे पता चलता है कि वो फिर सफलता का उसे क्या अर्थ क्या है। ज़्यादा असफलता मिलेगी तो वैसे वो मजबूत होता जाएगा, जीवन में आगे बढ़ता जाएगा। तो गलतियां तो बिल्कुल हर इंसान करता ही है और उसका बस उनसे सीखो, उनको बार बार मत करो। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जैसे गलतियों की बात की, कभी भी जीवन में, जब मेरा बता दूँ, कभी भी हमें क्या सिर्फ अपने आगे भविष्य की तरफ, या मतलब प्रेजेंट में फोकस रखो कि प्रेजेंट में काम करें, लेकिन भविष्य की तरफ क्या करना है वो क्लिक रखो और एक ही रास्ता चयन करो। बार बार बहुत सारे अगर रास्ते चयन करोगे तो जीवन में क्या होगा, मार्ग भटक जाओगे। अगर जैसे हम पहले क्या होता था कि हमारे ज्योमेट्री बॉक्स आता था, बचपन में थे, हम देखते थे कि लेंस आता था फोकस वाला, हम क्या होता उससे क्या कागज जला देते थे, वो क्या होता उसकी जब सारी रेज एक साथ मिलती थी तभी क्या होता कागज जलता था। उसी प्रकार फोकस बनाओ जीवन में, करना क्या है, चाहे कुछ भी करो, हर चीज में सफलता है। अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, लेक्चरर बनना है, सिंगर बनना है, डांसर बनना है, कुछ भी, इतने सारे मतलब भविष्य किसी में भी आप जाके अप्लाई कर सकते हो और उसमें आप मेहनत करके, अब आपको लगता है कि मेरे घर में कोई डांसर नहीं है, लेकिन आप मेहनत करके डांसर बन सकते हो। आपको लगता है भाई मेरे घर में तो अगर कोई आर्टिस्ट नहीं, तो आप जो भी आपकी कला है उसमें आप मेहनत करके आगे बन सकते हो। बस मेहनत करके आनी चाहिए, फिर उससे तो क्या होता है, आप क्या होता है ना कि कुछ भी कर सकते हो। जीवन में कोई नामुमकिन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो जैसे बताया डॉक्टर साहब ने कि मेहनत करके हम कुछ भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जब आप डॉक्टर बने, ये जैसे आपने कार्य शुरू किया, तो आपके कर्तव्य और दायित्व आपको कभी लगते थे कि ये मेरे कर्तव्य है, ये मेरे दायित्व है? देखिए, मैं अगर रमेश जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर कर्तव्य और दायित्व की बात आती है तो मैंने क्या कहा था, आज से 12 साल पहले ये होता था, मैंने किताबें पढ़ते थे, काफ़ी कब सुना भी होगा, मैंने मेरी सारी चीज़ लिख ली थी, मुझे जीवन में ये क्या क्या करना है, सारी चीज़ लिख ली थी कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। और उसको करने के बाद मैं कहीं सुना था, मैंने उसको सीधा पूरा लिख के पर्स में डाल लिया था। बिल्कुल, वो आज भी मेरे पर्स में, मैं पर्स में रखता था निरंतर कि भाई मुझे आगे जीवन में क्या करना है, सारा का सारा। तो फिर अभी की बात है, 12 साल बाद उस पेज को वापस मैंने देखा, मेरे जीवन में क्या क्या हो गया, तो सारी उनमें से कम मैं कह रहा हूँ 60% चीज़ें हो गई। तो जीवन में यही था कि कर्तव्य ये था कि अगर डॉक्टर बना है तो ये था कि आयुर्वेद को ऊपर लेके जाना, पहला पॉइंट, कि आयुर्वेद के लिए जितना कर सकते हैं तन मन धन से, चाहे दिन रात कुछ भी ना हो। इसी प्रकार में कभी भी कोई पोस्ट डालना हो तो कुछ मैं कभी समय नहीं देखता, चाहे रात को 2 बजे हैं, चाहे कुछ भी रात के 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, 1 बजे हैं, कभी भी कोई भी पोस्ट डालना है, कुछ भी जो दिमाग में आ गया फटाक से डाल दिया लोगों के लिए। तो मैं आयुर्वेद के लिए ही करना, मेरा जीवन मैं पूरा आयुर्वेद को समर्पित करना चाहता हूँ और बिल्कुल आयुर्वेद के लिए जितना कर सकता हूँ उतना करूँगा, ताकि लोग स्वस्थ बने रहें और आयुर्वेद के माध्यम से लोगों की सेवा करेंगे। और बाकी ये कि कैसे न कैसे हमारे पास अगर रोगी आता है तो कि उनकी चिकित्सा हम कोशिश करें कि वो बिल्कुल हमसे सही होके जाएँ, या यही चाहेंगे कि भाई उनको कोई ज़्यादा कोई हानि ना हो किसी प्रकार की। वो ऐसे धर्म वाला कार्य करते रहे, निःशुल्क कैंप लगाते हैं, आगे भी लगाते रहेंगे और साथ साथ ये बताते हैं। और बाकी तो ऐसे समय के साथ जैसे जैसे परेशानी आएंगी वैसे साथ आगे बढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे। कर्तव्य यही है कि आयुर्वेद को, अब इससे जुड़े बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो सारे मैं कार्य करूंगा, चाहे आयुर्वेद के माध्यम से। अलग से तो क्या, आयुर्वेद आ गया तो उसके बाद सब कुछ आ गया, पूरा ब्रह्मांड ही आ गया, उसमें जो जो मिलेगा वो सब करेंगे। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि उन्होंने पर्स में लिख रखा था, तो डॉक्टर साहब मुझे पता चला है कि आपने अभी नई कार ली है,
तो क्या वो भी आपने लिख रखा था बिल्कुल या? बिल्कुल बिल्कुल मैंने लिख रखा था, बिल्कुल ये मेरे सारी चीज़ें लिखी हुई थी, कार का लिखा हुआ था, ठीक है, ये भी लिखा हुआ था कि मेरा खुद का हॉस्पिटल होगा। और मुझे थोड़ी सी, मैं ऐसा नहीं कहता कि मुझे कोई ज़्यादा पहचान मिली है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, ठीक है, लेकिन आज थोड़ा बहुत जानने लगे हैं फील्ड के अंदर सब काफ़ी लोग, तो मुझे आज मिला है। और मैं आयुर्वेद के प्रति कार्य कर रहा हूँ, और मैंने उसमें ये भी लिख रखा था कि मैं ना आयुर्वेद में जैसे कभी निःशुल्क कैंप और लगाऊंगा बहुत सारे, तो मैं वो भी लगा रहा हूँ। वो मैं चीज़ आज इतनी पुरानी थी तो मुझे पता चला, मैंने अभी 3-4 दिन पहले उसको देखा था, पता चला आप भी आपको जीवन में आगे क्या करना है उसको लिख लो, क्योंकि बार बार आपके मस्तिष्क में दिन भर में इतने सारे विचार आते हैं, हर विचार बार बार आता रहता है, लेकिन हम क्या चीज़ों को भूल जाते हैं। चाहे कुछ भी कर रहे हो आप, चाहे सिंपल सा ठेला भी लगा रहे हो, लेकिन आपको जीवन में क्या करना वो लिख लो, नोट आउट कर लो, फिर धीरे धीरे करते करते उन चीज़ों को देखोगे कि आप कहाँ तक पहुंचे हो और क्या क्या अर्जित कर लिया और क्या क्या कर लिया। तो ये सारी चीजें होती है, क्योंकि कार लेना एक ऐसा था कि कार, एक पिताजी साइकिल पे कारीगर थे, मजदूर थे, तो वो कमठाने जाते थे। अब मतलब ये मेरे लिए से बहुत अच्छी चीजें थी कि यार उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनका कैसा रिएक्शन रहा कि उन्होंने पहली बार जब कार देखी? तो मैंने पहली बार कार देखी तो उनको, मतलब मेरे फादर क्या है कि बहुत ग्राउंडेड है, उनको इन चीज़ों से ज़्यादा कोई मोह नहीं है, मतलब वास्तविक रूप से मैं बात करूँ तो उनको कभी नहीं कि हाँ ठीक, सब बैठनाथ की कृपा है, बैठनाथ की दया, जो हो रहा है ठीक है। तो वो उनका था सबसे। मैं अभी भी वो तोले से बेरोजी में जाते हैं, डेली उनका 1 घंटा, पिछले 1-1.5 घंटा डेली, आज भी 10-15 साल से उनका आरती करा के आना, सारा सब कुछ हो। तो वो था कि हाँ, मतलब मैं चाहता था कि जो मतलब इतना कारीगर मजदूरी काम करके पसीने से सब कुछ, वो भी कार में बैठा और उनकी खुद की कार हो, बिल्कुल वो अलग ही अनुभव हाँ, है। और वो मैं कहता हूँ वो कार चलाना सीखें, और ऐसा चीज़ है कि मतलब मुझे प्राउड फील है कि मतलब कि मेरे माँ बाप हैं, वो इन चीज़ में सफ़र कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सारी सारी चीज़ें कि हाँ उनको ऐसा कुछ न लगे कि हाँ भाई हमारे बेटे ने थोड़ा बहुत तो हमारे लिए कुछ किया, कोई ज़्यादा तो, क्योंकि उन माता पिता का हम कभी कोई भी चीज़ होता है कि वे कर चुका ही नहीं सकते कितना ही कुछ कर लें, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि हाँ थोड़ी बहुत उन्होंने जो हमारे इतने तप किया, तावड़े में काम कर करके मतलब हमें पढ़ाया, मतलब 200-400 की 500 की दाढ़ी लाला के रुपए इकट्ठे करके फीस भरना, 20,000-22,000 फीस भरना कोई आसान काम नहीं था। तो वो सारी चीज़ें मतलब एक अलग सा एक डर रहता था, लेकिन ये डर अब नहीं है कि हाँ ठीक है बहुत कुछ कर लिया। तो मनीष जी, जैसा कि ये हमारी बहुत बातें हो चुकी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे व्यूअर्स को कुछ ऐसा संदेश दें ताकि वो अपने जीवन में ना भटके और एक नई राह पे वो चले और इधर उधर ना भटके। एक तो देखिए, अगर व्यूवर्स की बात करते हैं तो उनको संदेश मैं यही देना चाहूँगा कि जो आपका ये कीमती समय है, ये बिल्कुल, हम कई बार कहते हैं कि पढ़ाई में सब कुछ नहीं रखा, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप मिडिल क्लास से हो, इन सब से हो, तो आपका एजुकेशन ही है वो आपको ऊपर उठा सकती है। हम अगर ऐसा ना समझे कि नहीं हम तो आगे बिजनेस कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बिल्कुल ऐसा कुछ आसान नहीं होता। आप सबसे पहले आप पढ़ाई पर ध्यान दो, बिल्कुल ढंग से आप पढ़ाई करो, बिल्कुल सारा का सारा फोकस पढ़ाई पर रहना चाहिए कि भाई हाँ जीवन में मुझे हाँ थोड़ा पढ़ाई करनी हो, अब आगे क्या बनना, प्लान रहना चाहिए कि भाई मुझे ये बनना है, सारा का सारा। तो पहले से डिसाइड रखो, हाथों हाथ डिसाइड मत करो कि नहीं मुझे अभी डिसाइड कर रहे हैं। तो इसी तरह जीवन में क्या, निरंतर प्लान बना के रखो और राह मत भटको, फोकस बना के रखो कि मुझे क्या करना है, सारा का सारा। तो धीरे धीरे इससे क्या कि आप बहुत ही आगे बढ़ जाओगे और कभी भी जीवन में निराश मत हो। क्योंकि देखिए, मैं मेरा बता रहा हूँ, ऐसे बहुत से आपके पास उदाहरण होंगे, आपके परिवार में होंगे, समाज में होंगे कि मेरे जैसे 10वीं 12वीं की ज़्यादा परसेंटेज नहीं थे, मैं बता रहा हूँ ना, 55% और 54% थे। इससे माध्यम से भी हम चिकित्सक बन सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना, जहाँ आपको लगे वहाँ पर आप गाड़ी 5वें गियर में डालो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमारी अभी सही है, तो सारा सब कुछ सही है। कभी भी बस आपको प्रयास जरूर करना है। ऐसा नहीं है कि भैया प्रयास नहीं, कि प्रयास जरूर करना बिना चिंता के, भय के। क्योंकि अगर आपने बिना चिंता भय के अगर प्रयास करोगे तो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाओ। क्योंकि जैसे अगर आपने टेंशन की हल्की सी ली तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी, आपको काम करने की जो क्षमता बहुत कम हो जाएगी। मतलब आपको ऐसा लगेगा नहीं मुझे तो मेरे बहुत स्ट्रेस है, दिमाग भारी रहेगा, सारा सब कुछ। तो निरंतर लगे रहो, कोई भी काम कर रहे हो, काम कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। हमारा भी एक काम है, हम चिकित्सा कर रहे हैं, तो अगर कोई मजदूरी करे उसका भी कोई काम है, कोई गाड़ी वाला उसका भी काम, सबका काम होता है, सबको सबकी जरूरत होती है। किसी की एक के माध्यम से कुछ नहीं होता, सबको मिलकर रहना पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो, कोई भी काम कर रहे हो आप, निरंतर आगे बढ़ते रहो जीवन में, और लक्ष्य बना के कि नहीं, और कोई किसी प्रकार का तनाव नहीं, हर दिन को जियो। ऐसा नहीं कि आप 1 साल 2 साल की टेंशन पहले की लेके अब आप कह रहे हो कि आगे क्या होगा। आप आज के दिन को जिए नहीं जिए, सबसे बड़ी बात ये होती है। क्योंकि आज में ऐसा समझ लो कि रात को हमारी मृत्यु हो जाएगी, सिंपल। और आज के बाद सिर्फ आज का दिन, आप कितना कर सकते हो उसमें, कितना सब कुछ कर सकते हो, सारा का सारा आज वो काम करो। ऐसे करते 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 आप अपने अंदर परिवर्तन देखोगे, बहुत सारे परिवर्तन आ जाएंगे। फालतू कोई समय नहीं करना किसी के साथ, सारा सब कुछ, कोई ज्यादा कोई भय नहीं, कोई चिंतन, किसी के साथ भी ज्यादा समय नहीं बिताना, कोई ज्यादा कोई वीडियोस नहीं देखने, सारा कोई सोशल साइट्स पे। जब आपका समय है, आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, खेलने के समय खेलो। क्योंकि आगे पूरे जीवन आपको सब खेलना ही है, सारा सब कुछ, फेसबुक ही चलानी है और भी बहुत सारे आपको सोशल साइट चलाने हैं, लेकिन आपका जो काम है उस पर आप अडिग बने रहो। मैं तो यही कहना चाहूंगा। तो मनीष जी, मेरे व्यूअर्स का एक सवाल है कि आयुर्वेद के माध्यम से एक व्यक्ति कैसे स्वस्थ रह सकता है, आयुर्वेद के हिसाब से कैसे व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है?
तो देखिए, अगर इसका आयुर्वेद की बात की जाती है तो, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है, अगर जनरली मैं बात करूं तो आप तो क्या दिनचर्या को फॉलो करो। आपके आसपास कोई भी चिकित्सक होगा आयुर्वेद, उनसे जाके पूछो कि दिनचर्या है क्या, जो है रिजमेन है, डेली रिजमेन क्या है, कि भाई मुझे आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या कैसे पालन करनी चाहिए। तो वो सब अगर आप पूछते हो, दिनचर्या का पालन करते हो, ऋतुचर्या का पालन करते हो, भाई जिस ऋतु में आपको खाना पीना बताया गया, जैसे अब सर्दियाँ आएंगी तो लड्डू बनेंगे, गोंद के लड्डू बनेंगे, हैवी चीज दाल का सीरा, वो सब हमारी ऋतुओं के अनुसार जो हमारे पूर्वज हमारे भोजन ग्रहण कर रहे थे, हम अगर उसका पालन करते हैं और साथ ही साथ हम इस चीज़ का ध्यान भी रखते हैं कि कौन सी चीज़ हमें नहीं खानी है, और सीजनल फ्रूट्स और ये सारी चीज़ें खाते हैं, तो बहुत अच्छी वाली बात है, और आप स्वस्थ बने रहोगे। और निरंतर इन चीज़ों का ही ध्यान रखना है, और ये आप एक आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाके बहुत ज़्यादा डेप्थ में जान सकते हो। तो डॉक्टर साहब, आपकी इन बातचीत से इंटरेस्ट बनता जा रहा है, तो जैसे कोई पेशेंट है तो वो कैसे आपसे जुड़ सकता है? तो देखिए, अगर पेशेंट्स है तो जुड़ने के लिए हमारे जो, अगर यूट्यूब पे बात की जाती है तो नोबल आयुर्वेदा के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, और नोबल आयुर्वेदा के नाम से फेसबुक के अंदर भी एक हमारा पेज बना रखा है, और फेसबुक में मेरा डॉक्टर मनीष कुमार गहलोत नाम से भी चलता है, और हमारा क्लिनिक बीकानेर के अंदर है, बिल्कुल गढ़सी रोड पे नोबल आयुर्वेद, वहाँ पे आके आप दिखा भी सकते हैं। तो ये सब, और उसमें आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे। कॉन्टैक्ट नंबर है 8233666311। तो डॉक्टर साहब धन्यवाद, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपकी जो कहानी थी सुनकर बहुत अच्छा लगा कि कैसे आप एक साधारण जीवन से डॉक्टर बने और कैसे आप इस आम जनता को लाभान्वित कर रहे हैं अपने आयुर्वेद के माध्यम से। तो जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे साथ थे डॉक्टर मनीष जी गहलोत, आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो दोस्तों, ऐसे ही लेजेंड्स के साथ मिलने के लिए या उनसे रूबरू होने के लिए आपसे मैं एक गुजारिश करूंगा, आप भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप पे, ताकि और भी भाई बहनों को इससे प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।